गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स फेस्ट में ऊष्मागतिकी प्रक्रम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। यानी कोई भी तंत्र है वो एक अवस्था में है, उसका ताप, दाब, आयतन सब फिक्स है। अगर वो एक प्रोसेस के द्वारा दूसरी अवस्था में चला जाता है जिसमें उसके ताप, दाब, आयतन कुछ अलग होंगे, तो ये जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को ही अपन कहते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम। The process by which a system changes from one state to another is called process। ये जो ऊष्मागतिकी प्रक्रम है ये अनेक प्रकार के होते हैं जिनकी अपन वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहला है समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में ताप स्थिर रहे, तो उस प्रक्रम को अपन कहते हैं समतापी प्रक्रम। ताप स्थिर रखने के लिए यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है तो मुक्त हुई ऊष्मा पारिपार्श्विक को दे दी जाती है, और यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी होता है तो पारिपार्श्विक से ऊष्मा ले ली जाती है। यदि तंत्र का ताप T तथा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E हो तो समतापी प्रक्रम के लिए dT यानी टेम्परेचर में परिवर्तन 0 होगा, तथा dE जो आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी है, उसमें भी परिवर्तन 0 होगा। A process is known to be isothermal if the temperature of the system remains constant during each stage of process. In other words, the change in temperature is zero in an isothermal process. नेक्स्ट है रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रक्रम में तंत्र पारिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय नहीं करता। यानी इस प्रक्रम में, इस प्रोसेस में तंत्र और पारिपार्श्विक के बीच में ऊष्मा का विनिमय नहीं होगा। इस प्रक्रम में तंत्र के ताप में परिवर्तन संभव है, तो तंत्र का जो ताप है वो परिवर्तित हो सकता है। यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है तो तंत्र में वृद्धि, ताप में वृद्धि होती है, क्योंकि अगर ऊष्माक्षेपी होगा तो प्रोसेस के दौरान एनर्जी निकलेगी तो ताप में वृद्धि होगी, और यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी होता है तो ताप में कमी होगी, क्योंकि हीट है वो एब्जॉर्ब होगी। यदि तंत्र की ऊष्मा को Q से व्यक्त किया जाए तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए dQ = 0 होगा, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में तंत्र पारिपार्श्विक से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है, इसलिए इसके लिए जो dQ ऊष्मा का मान है वो 0 आता है। नेक्स्ट है समदाबी प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेस। इस प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन में दाब स्थिर रहता है, यानी तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा लेकिन उसका दाब है वो स्थिर रहेगा। यदि तंत्र का दाब P हो तो समदाबी प्रक्रम के लिए dP = 0 होगा, यानी दाब में परिवर्तन 0 होगा, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। Process is known to be isobaric if the pressure to the system remains constant during each stage of process is called isobaric process। समआयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रक्रम में
प्रत्येक पद में तंत्र का आयतन स्थिर रहता है, समान रहता है। यानी तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा, लेकिन इसके दौरान उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि तंत्र का आयतन v हो तो सम आयतनीय प्रक्रम के लिए dv का मान हमेशा 0 होगा। A process is said to be isochoric if the volume of the system remains constant during each stage of the process. नेक्स्ट है चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। इस प्रक्रिया में तंत्र अवस्था परिवर्तनों की श्रृंखला में से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यानी तंत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा, तीसरी अवस्था में जाएगा और इस तरह क्रमशः परिवर्तित होते होते पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रक्रम को अपन साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इफ ए सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेज आफ्टर ए चेन ऑफ प्रोसेसेस इज सेड टू बी इन साइक्लिक प्रोसेस। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। यदि किसी प्रक्रम में प्रेरक बल जो ड्राइविंग फोर्स है वो प्रतिरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म अधिक हो, अर्थात प्रक्रम अनंत सूक्ष्म धीमी गति से हो, तो वह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। यह तंत्र हमेशा पारिपार्श्विक से साम्यावस्था में रहता है तथा पारिपार्श्विक के फलनों में अनंत सूक्ष्म अंतर कर देने पर प्रक्रम उत्क्रमणित किया जा सकता है। यानी तंत्र और पारिपार्श्विक के बीच में हमेशा एक साम्यावस्था बनी रहेगी और प्रेरक बल का मान हमेशा थोड़ा सा अनंत सूक्ष्म मात्रा में प्रतिरोधी बल से ज़्यादा होगा। अगर अपन पारिपार्श्विक के फलनों में थोड़ा सा भी चेंज करके प्रतिरोधी बल का मान बढ़ा देते हैं तो प्रक्रम विपरीत दिशा की ओर चला जाता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इरिवर्सिबल प्रोसेस। यदि प्रक्रम बहुत तीव्र गति से होता है अथवा स्वतः होता है, स्पॉन्टेनियसली, एवं तंत्र की अवस्था के चर पारिपार्श्विक चरों से परिमित फाइनाइट मात्रा में भिन्न होते हैं, यह तंत्र पारिपार्श्विक के साथ साम्यावस्था में नहीं रहता, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम स्वतः होते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र और पारिपार्श्विक के बीच कोई भी साम्यावस्था नहीं होती और जो अवस्था के चर हैं उनमें अत्यधिक मात्रा में डिफरेंस होता है। जैसे गैसों का आपस में मिश्रित होना, पदार्थ का किसी विलायक में घुलना, दूध से दही बनना, तो ये इस तरह के प्रक्रम हैं, सारे के सारे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हैं। अब अपन उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल तथा इरिवर्सिबल प्रोसेस में अंतर एक टेबल के माध्यम से 1 by 1 पढ़ेंगे। देखिए, पहला है अत्यंत धीमी गति से होते हैं, टेक प्लेस वेरी स्लोली। उत्क्रमणीय प्रक्रम धीमी गति से होंगे। तीव्र गति से होते हैं, टेक प्लेस रैपिडली। दूसरा है हमेशा अपने पारिपार्श्विक के साथ साम्य अवस्था में रहते हैं, यानी सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा, पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। यानी जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है वो हमेशा कंप्लीट होने की ओर अग्रसर होते हैं। प्रतिरोधी बल को अत्यंत सूक्ष्म अधिक कर देने पर प्रक्रम की दिशा विपरीत हो जाती है। अभी मैंने बताया था उत्क्रमणीय प्रक्रम में कि अगर अपोजिंग फोर्स को ड्राइविंग फोर्स से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो प्रक्रम विपरीत दिशा में शुरू हो जाता है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हमेशा एक ही दिशा में होते हैं।
इन प्रक्रमों में अधिक कार्य प्राप्त किया जा सकता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में अधिक कार्य प्राप्त किया जा सकता है, यानी वर्क डन इज मैक्सिमम। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में कार्य की मात्रा कम होती है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में पारिपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट जाते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में पारिपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना अपनी प्रारंभिक अवस्था में कभी भी नहीं लौट सकते। ये प्रक्रम अनेक छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम अनेक बड़े पदों में संपन्न होते हैं। इस तरह से ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को अपन इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कार्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। कार्य बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है तथा किसी बाह्य बल के विरुद्ध होता है। यानी अपन साधारण तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी बल है, उसका प्रभाव अपने को जो दिखता है वो ही क्या है, कार्य है। और कार्य कोई भी बल है उसके हमेशा विरुद्ध किया जाएगा। जैसे यांत्रिक बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य किया जाएगा, वैद्युत बल के विरुद्ध विद्युत कार्य होगा, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध गुरुत्वीय कार्य होगा, दाब के विरुद्ध प्रसार कार्य होता है। तो इस तरह से हर एक बल के विरुद्ध अपन कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार का कार्य तीव्रता गुणांक, इंटेंसिटी फैक्टर तथा धारिता गुणांक, कैपेसिटी फैक्टर के बराबर होता है। यानी जो कार्य है वो दो फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर। अभी अपन बात करेंगे इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर क्या होते हैं। इंटेंसिटी फैक्टर तीव्रता गुणांक। जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है उसका माप कार्य का तीव्रता गुणांक कहलाता है। जैसे प्रसार कार्य दाब के विरुद्ध किया जाता है, अतः प्रसार कार्य का तीव्रता गुणांक दाब हुआ। यानी कोई भी बाह्य बल जिसके विरुद्ध अपन कार्य करेंगे उसका माप, उसका मेजरमेंट ही तीव्रता गुणांक कहलाएगा। जैसे प्रसार कार्य हमेशा दाब के विरुद्ध किया जाता है, तो यहाँ पर दाब उस प्रसार कार्य का इंटेंसिटी फैक्टर कहलाएगा। धारिता गुणांक, कैपेसिटी फैक्टर। बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने से तंत्र में हुए परिवर्तन का माप धारिता गुणांक कहलाता है। दाब के विरुद्ध कार्य करने से आयतन में परिवर्तन होता है, अतः आयतन परिवर्तन यहाँ पर क्या कहलाएगा, धारिता गुणांक कहलाएगा। यानी जब दाब के विरुद्ध अपन ने प्रसार कार्य किया तो यहाँ पर आयतन में परिवर्तन होता है। ये जो आयतन परिवर्तन है इसी को अपन धारिता गुणांक कहते हैं। तो प्रसार कार्य दो फैक्टर से मिलकर अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, तीव्रता गुणांक और धारिता गुणांक, जिसमें तीव्रता गुणांक हुआ इसका दाब और धारिता गुणांक हुआ इसका आयतन। इस तरह से अपन कुछ एग्जाम्पल अलग अलग प्रकार के कार्य हैं उनके लिए देख सकते हैं। जैसे वर्क ऑफ एक्सपेंशन, जो प्रसार कार्य है, ये मैंने ब्रैकेट में इनकी यूनिट शो करी हैं। ये इसका तीव्रता गुणांक दाब होता है और इसका धारिता गुणांक आयतन होता है। इसी प्रकार मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक कार्य, जिसका तीव्रता गुणांक बल होता है और इसका धारिता गुणांक दूरी होता है। विद्युत कार्य, जिसका इंटेंसिटी फैक्टर विभवांतर होता है और इसका कैपेसिटी फैक्टर कूलाम होता है। ग्रेविटेशनल वर्क, जिसका इंटेंसिटी फैक्टर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इसका कैपेसिटी फैक्टर हाइट होता है। इसी तरह से ऊष्मीय कार्य, थर्मल वर्क, इसका जो इंटेंसिटी फैक्टर हीट कैपेसिटी होता है तथा कैपेसिटी फैक्टर ताप होता है। तो इस तरह से अपन किसी भी वर्क को, किसी भी तरह के कार्य को
इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर से डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन प्रसार कार्य की। ठोसों तथा द्रवों में प्रसार कार्य गैसों की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए प्रसार कार्य को समझने के लिए अपन जो गैसों के द्वारा जो कार्य होता है प्रसार कार्य, उसकी अपन बात करेंगे और उससे प्रसार कार्य को वर्क ऑफ एक्सपेंशन को समझेंगे। इसके लिए अपन एक कल्पना करते हैं कि एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगे सिलेंडर जिसमें आदर्श गैस की एक निश्चित मात्रा भरी है। माना उस गैस का दाब P है। यह दाब पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगा। पिस्टन को संतुलित करने के लिए उस पर बाह्य बल अपने को F लगाना पड़ेगा। यदि पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो बाह्य बल होगा F = P × A। इस अवस्था में प्रतिरोधी दाब गैस के दाब के बराबर हो जाता है। यदि प्रतिरोधी दाब को अनंत सूक्ष्म मात्रा dP से कम कर दिया जाए तो पिस्टन ऊपर की तरफ खिसकेगा और ये थोड़ी सी दूरी dl तक ऊपर की ओर खिसक जाएगा। अर्थात गैस को अपने पारिपार्श्विक पर अनंत कार्य सूक्ष्म कार्य जिसको अपन डिनोट करते हैं dW से वो करना पड़ेगा। इस कार्य की गणना अपन इस प्रसार कार्य की गणना इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए ये प्रसार कार्य = होगा प्रतिरोधी बल इंटू दूरी। प्रतिरोधी बल हो जाएगा प्रतिरोधी दाब इंटू क्षेत्रफल इंटू दूरी यानी डिस्टेंस। यहाँ पर ये जो प्रतिरोधी दाब है वो अपन ने थोड़ा सा दाब कम किया, इसलिए ये हो जाएगा P - dP N × A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एंड डिस्टेंस dl। तो अपने पास में ये आ जाएगा A × dl आयतन हो गया, इसलिए W = अपने पास आ जाएगा P - dP × dV। अगर ब्रैकेट को खोलते हैं तो अपने पास आएगा W = P dV - dP × dV। यहाँ dV आयतन में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है। यदि गुणनफल dP × dV को अत्यंत सूक्ष्म मानते हुए नगण्य मान लिया जाए तो W = अपने पास आएगा P dV। प्रसार कार्य से पहले गैस का आयतन V1 तथा प्रसार के बाद आयतन V2 हो तो संपूर्ण कार्य की गणना अपन इस इक्वेशन नंबर 3 का V1 से V2 की सीमाओं में समाकलन करके कर सकते हैं। तो W = हो जाएगा P dV और अकॉर्डिंग टू IUPAC जो प्रसार कार्य है वो हमेशा उसके आगे नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव ऋणात्मक कार्य होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया। और अपने पास इक्वेशन नंबर 4 आई W = इंटीग्रेशन V1 to V2 P dV। दाब तथा आयतन की विभिन्न परिस्थितियों में संपूर्ण कार्य का प्रकलन इस प्रकार किया जा सकता है। अब अपन अलग अलग परिस्थितियों में दाब और आयतन की अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह से कार्य का प्रकलन कर सकते हैं। देखिए, जब प्रतिरोधी दाब स्थिर हो, यदि P का मान स्थिर है तो समीकरण 4 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए W = -P V1 to V2 dV और W = -P V2 - V1। अगर आयतन में परिवर्तन V1 से V2 हुआ हो तो IUPAC के अनुसार तंत्र द्वारा कार्य किया गया है तो नेगेटिव साइन आएगा और अगर तंत्र पर कार्य किया गया है तो पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ प्रसार में किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक -W आएगा, जबकि जो संपीड़न कार्य होता है वो धनात्मक कार्य होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर W = अपने पास में आ जाएगा -P dV।
प्रसार में V2 का मान V1 से ज़्यादा होगा, नेगेटिव साइन आएगा, और संपीड़न में V2 का मान V1 से कम होगा और इसके अंदर अपने पास में W पॉजिटिव आएगा। जब प्रतिरोधी दाब शून्य हो, यदि P = 0 हो तो प्रसार निर्वात के विरुद्ध कहलाएगा, अर्थात किया गया कार्य W शून्य होगा। इक्वेशन में P का मान 0 रखेंगे, अपने पास में W = 0 आ जाएगा और इस प्रकार का जो प्रसार होता है उसको अपन मुक्त प्रसार कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। जब गैस का आयतन स्थिर हो तो यानी समआयतनिक तंत्र, समआयतनिक प्रक्रम हो, अवस्था परिवर्तन में आयतन स्थिर रहे यानी dV का मान 0 होगा, तो समीकरण 4 में अगर dV का मान 0 रखेंगे, अपने पास में किया गया कार्य 0 आएगा, W = 0। जब प्रतिरोधी दाब भी स्थिर हो तो यदि प्रतिरोधी दाब भी परिवर्तित हो तो यदि प्रतिरोधी दाब परिवर्तित होगा तो कार्य की गणना करने के लिए अपने को P तथा V के संबंध की सहायता से P का V में तुल्य मान कन्वर्ट करके उसको इक्वेशन नंबर 4 में रख के और उसका समाकलन करके किए गए कार्य का परिकलन किया जा सकता है।